हाँ, इसमें देखिए क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर किधर है। ये जो टॉप पॉइंट है, यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये टॉप पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर। मीन्स इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, एंड इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर है ना। तो इसके पीछे जो ये लाइन है, ये लाइन हमने देखा था कि ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है ना। मैं थोड़ा आज इसको आप लोग को मैंने मंगा लिया है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा ड्रॉ करके आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का हम ये खींचते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टीएस डायग्राम। मीन्स इधर टेम्परेचर है एंड इधर एंट्रोपी है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा ये क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड यहाँ से जो प्रेशर लाइन होगी, ठीक है, यहाँ से ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो ऐसे जाएगी, ये प्रेशर लाइन क्या होगी, क्रिटिकल प्रेशर लाइन है ना। इसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, अभी देखिए ये डोम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम कैसे दिखाते हैं, ये सारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर होगा, तो इस पे जो ये जो प्रेशर है ये क्या है, बिलो क्रिटिकल प्रेशर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सब क्रिटिकल प्रेशर। एंड इसके ऊपर जो होगा, ये वाला रीजन क्या है, ये वाला रीजन, ये रीजन कौन सा है, और ये रीजन कौन सा होता है, और ये रीजन कौन सा होता है। हेलो, कोई बताइए, ये वाला रीजन कौन सा है। हेलो, सब कूल्ड रीजन है ना। आवाज आ रही है आप लोग को। हेलो, हेलो, अभिषेक, अरे कोई तो। यस सर। हाँ, यस आवाज आ सर। रही है ना। हाँ, तो ये वाला यस सर आ रीजन रहे। क्या है, इधर जो मैंने मेंशन किया है, ये वाला रीजन को क्या बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है जिधर कर्सर में दिखा रहा हूँ, ये रीजन क्या है, सब कूल्ड रीजन। और ये डोम के अंदर वाला रीजन क्या है, ये क्या है, ये कौन सा रीजन है, ये वाला। हेलो, वेट रीजन है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वेट। इधर लिक्विड प्लस वेपर है, और ये क्या है, सुपर हीटेड। इधर सुपर हीटेड वेपर होगी। ठीक है, तो ये डोम के इधर जो होता है, ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर जो रीजन है, ये रीजन सुपर हीटेड रीजन है। मीन्स जो स्टीम होगी वो सुपर हीटेड कंडीशन में होगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। इस लाइन के इधर जो है ये सब कूल्ड रीजन है। मीन्स लिक्विड बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर होगी।
एंड ये जो रीजन है डोम के अंदर का रीजन, ये डोम के अंदर वाला रीजन होता है वेट रीजन, है ना। अब सुपर क्रिटिकल बॉयलर कैसे वर्क करता है वो देखिए। तो ये जो रीजन ये रीजन में क्या होगा, डायरेक्टली लिक्विड से वेपर में बन जाएगा, है ना। इस रीजन में यानी अब वो क्रिटिकल प्रेशर, अगर आप बॉयलर के अंदर प्रेशर रखते हैं, मीन्स कितना हमने देखा है, क्रिटिकल प्रेशर कितना था, 221 बार। तो अगर बॉयलर के अंदर प्रेशर 221 बार से ज्यादा है, 222 223 बार है, तो क्या होगा, डायरेक्टली लिक्विड को आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड से वेट रीजन में नहीं जाएगा, ठीक है, या सैचुरेटेड वेपर नहीं बनेगा, डायरेक्टली वो क्या बन जाएगा, सुपर हीटेड वेपर। मीन्स लिक्विड एंड वेपर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर इसी पे काम करता है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर में क्या होता है, हम प्रेशर जो है क्या रखते हैं, मोर देन क्रिटिकल प्रेशर। तो अगर क्रिटिकल प्रेशर से हम ज्यादा रखें, 221 बार एंड 374 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा, प्रेशर होगा, तो क्या होगा, लिक्विड डायरेक्टली सुपर हीटेड वेपर में कन्वर्ट होगा। ये नहीं कि वेट रीजन लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर बनेगा, फिर पूरा लिक्विड जब वेपर स्टेट में चला जाएगा तो ड्राई वेपर बनेगा, देन और उसको हीट करेंगे तो सुपर हीटेड वेपर बनेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वंस थ्रू बॉयलर। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इन कन्वेंशनल बॉयलर मींस नॉर्मल जो बॉयलर होते हैं, उसमें जो ऑपरेटिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर जो होती है, उसका प्रेशर टेम्परेचर क्या होता है, बिलो क्रिटिकल एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर होता है, ठीक है। मींस उसका प्रेशर एंड टेम्परेचर बॉयलर के अंदर कितना होगा, below 221.2 bar and 374 degree Celsius. So need an economizer for feed water heating and an evaporator or steam drum for generation of steam superheater. In once through boiler में क्या होगा, डायरेक्टली आप वाटर सप्लाई करेंगे एंड आपको सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा, ठीक है। सो in case of one through boiler, steam drum is eliminated and this boiler receive feed water at one end of continuous tube। continuously उसमें आप क्या करेंगे, फीड वाटर सप्लाई करेंगे ट्यूब के थ्रू, एंड ट्यूब से डायरेक्टली बॉयलर से जो वाटर में से स्टीम बाहर आएगा वो सुपर हीटेड स्टीम होगी। सो कंटिन्यूअस ट्यूब एंड डिस्चार्ज द सुपर हीटेड स्टीम फ्रॉम इट एट अदर एंड, ठीक है। So entire operation of feed water heating, steam formation and superheating is carried out in single tube। एक ही ट्यूब से आप वाटर को सप्लाई कर रहे हैं एंड उस ट्यूब से वाटर होता हुआ फ्लो होता हुआ जाएगा एंड फाइनली अदर एंड पे हमें क्या मिलेगा, सुपर हीटेड स्टीम, ठीक है। वंस थ्रू बॉयलर आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग स्टीम रेंज ऑफ 225 बार। तो हम प्रेशर कितना रखेंगे, 225 बार एंड 505 डिग्री सेल्सियस। हाँ बोलिए सर। कोई लेआउट नहीं है उस पे सर, ये पॉइंट समझाते तो थोड़ा फील आता। अच्छा ठीक है, ये कुछ डेटा है जो दोनों में समझिए। बेसिक जो बॉयलर होता है उसमें प्रेशर कितना होगा, बिलो टू क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम लेआउट एक बार दिखा देता हूं मैं। यानी यहाँ पे सिर्फ बॉयलर की बात हो रही है, यहाँ स्टीम पावर प्लांट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। बॉयलर एक छोटा सा जो यूनिट था उसकी बात यहाँ पे चल रही है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम, ठीक है। तो ये हमने लेआउट रखा था, चलो शेयर हो गया। यस सर। हाँ, तो इसमें देखिए ये तो पूरा प्लांट का लेआउट होता है ना। अब प्लांट का लेआउट के बारे में हम यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये जो बॉयलर यूनिट है, यहाँ पे ये जो आपका ये बॉयलर यूनिट है जो अभी मैंने हाईलाइट किया है, तो ये बॉयलर के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप का बॉयलर सिलेबस में दिया है। एक सुपर क्रिटिकल बॉयलर पढ़ना है एंड दूसरा फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर पढ़ना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
ओके, अब इसमें देखिए जो बॉयलर यूनिट है, तो बॉयलर दो टाइप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक होती है सब क्रिटिकल बॉयलर और एक होती है सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक है, तो सब क्रिटिकल बॉयलर क्या होती है? सब क्रिटिकल बॉयलर उसको बोलते हैं जिसमें प्रेशर जो है बिलो क्रिटिकल प्रेशर होगा। तो वाटर का क्रिटिकल प्रेशर आपको याद रखना है, वाटर का क्रिटिकल प्रेशर 221 बार होता है एंड उसका क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 374 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कोई भी बॉयलर अगर इसके नीचे वर्क कर रहा है, मीन्स उसके अंदर जो प्रेशर है वो बिलो 221 बार है एंड टेम्परेचर 374 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब क्रिटिकल बॉयलर। ठीक है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर किसको बोलिएगा? अगर इसका ऑपरेटिंग प्रेशर मीन्स बॉयलर के अंदर जो वाटर सप्लाई किया जा रहा है, इस बॉयलर के अंदर जो प्रेशर है वो कितना प्रेशर है? 221 से ज्यादा। मीन्स जनरली हम जो एग्जांपल दिया था उसमें 225 लिखा था, तो एक मान लीजिए कि 225 मीन्स क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है एंड टेम्परेचर भी क्या होगा? क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो इसका होगा अब वो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, तो कितना होगा? तो 374 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, है ना? तो 400, 500, 600 डिग्री सेल्सियस जितना भी आप अकॉर्डिंग टू जो एप्लीकेशन होगा वो हम रखेंगे। मीन्स इतना ध्यान में रखना है कि अब वो क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, 374 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा एंड 221 बार से ज्यादा प्रेशर पे जो वर्क करता है बॉयलर, उस बॉयलर को हम क्या बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल बॉयलर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम पूरा डायग्राम नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हमें बॉयलर के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो आप देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो आपको पूछेगा कि अगर सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं ना कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है? द बॉयलर विच इज एक्टिंग above the critical pressure and temperature which work on above the क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो वहां पे आप मेंशन कर दीजिएगा क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है वाटर का, तो 221.2 बार होता है एंड क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? तो 374.15 बार डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे सर जी, ये ट्यूब वाला जो पॉइंट था ये नहीं समझ आया था, इसलिए हम बोले थे लेआउट से। अच्छा, उसका डायग्राम देखते हैं ना, डायग्राम में देखेंगे, आगे आएगा वो। चलिए ये देखिए, इसके अंदर क्या रहेगा? ट्यूब होता है ना, यानी ड्रम नहीं होता है। एक आपने क्या देखा? अच्छा, यहाँ पे ज्यादा टाइप के बॉयलर के बारे में पढ़ना नहीं था। मीन्स सिंपल एक समझिए, एक ड्रम होता है, ड्रम के अंदर वाटर को हम हीट कर रहे हैं तो उसको ड्रम बोलते हैं। ड्रम टाइप का बॉयलर हुआ, है ना? वो मीन्स एक ड्रम में आपने वाटर को सप्लाई किया, ड्रम में वाटर लेवल मेंटेन किया जाएगा एंड ड्रम में नीचे, ड्रम के नीचे क्या है? फर्नेस है। तो फर्नेस से हीट मिल रही है एंड जो ड्रम में वाटर है वो वेपराइज होगा एंड वो वेपर बाहर निकलेगा, देन सुपर हीटर से होता हुआ टरबाइन में जाएगा, है ना? इतना समझ में आ गया ड्रम टाइप का? यस सर। ठीक है, अब दूसरा समझिए। दूसरा को क्या होता है? ट्यूब टाइप का बॉयलर होता है। ट्यूब टाइप का बॉयलर में क्या होता है? उसके अंदर ट्यूब्स होते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं, जैसे कॉपर का ट्यूब्स मान लीजिए। कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो कॉपर का ट्यूब्स यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉपर ट्यूब, स्मॉल ट्यूब्स, बहुत सारे ट्यूब्स रहेंगे, एक ट्यूब नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे हजारों ट्यूब रहेंगे। ठीक है, एंड उस ट्यूब से क्या होगा? वाटर फ्लो हो रहा है एंड उस ट्यूब के सराउंडिंग में क्या होगा? फ्लू गैस फ्लो होगा। फ्लू गैस क्या होता है? जो कंबस्टिबल गैस है, यानी जो उसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होगा, फर्नेस से जो फ्लू गैस निकल रहा है ना, यानी कोल को आपने बर्न किया तो जो फ्लू गैस वहां से बनकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये सब जो निकल रहा है, तो उसका टेम्परेचर वेरी हाई है। अब उस फ्लू गैस को हम क्या पास करेंगे? बॉयलर के थ्रू पास कर देंगे। ठीक है, तो बॉयलर के थ्रू पास होगा तो फ्लू गैस किसके कांटेक्ट में आएगा? ये जो ट्यूब्स है, बहुत सारे ट्यूब्स है, उस ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा, है ना? एंड इस ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा? या डायरेक्टली समझिए, इस बॉयलर के अंदर एक ऐसा सिस्टम रखिए
कि यहाँ पे आप फ्यूल सप्लाई कीजिए एंड फ्यूल बर्न हो, तो फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, हीट जनरेट होगा, एंड वो हीट डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आएगा, बहुत सारे ट्यूब्स के कांटेक्ट में आएगा, जिस ट्यूब से वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वन एंड पे क्या हुआ, लिक्विड एंटर किया, ट्यूब के वन एंड पे लिक्विड एंटर करेगा, एंड अदर एंड से जो निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, अदर एंड से क्या निकलेगा, सुपर हीटेड वेपर। तो इसके अंदर ड्रम नहीं है, एक ड्रम है, ड्रम के अंदर वाटर लेवल मेंटेन किया हुआ है, नीचे से हीट दिया जा रहा है, एंड वो वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे ट्यूब्स है, उस ट्यूब से वाटर फ्लो हो रहा है, एंड डायरेक्टली ट्यूब को हीट मिल रही है थ्रू फ्लू गैस, या आप डायरेक्टली फ्यूल को बर्न कर दीजिए उसके अंदर, है ना, तो उससे जो हीट जनरेट होगी डायरेक्टली ट्यूब्स को मिलेगी, एंड ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है। हाँ बोलिए सर, ट्यूब में वाटर फ्लो कहाँ से हो रहा है, डायरेक्ट सोर्स से हो रहा है या कहीं स्टोर है, स्टोर से हो रहा है? देखिए डायरेक्टली फीड पंप जैसे वहां पे था ना, अभी यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को समझिए, ये फीड पंप है। ठीक है, फीड पंप वाटर को सप्लाई करेगा, इतना क्लियर हो गया। ये ट्यूब के थ्रू होता हुआ क्या हुआ, यहाँ से वाटर इस ट्यूब से होता हुआ ऐसे फ्लो हो रहा है, एंड इधर ये कंबशन चैम्बर है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, कंबशन चैम्बर। ठीक है ना, इसमें फ्यूल को बर्न किया जा रहा है, तो फ्यूल बर्न होगा तो इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा। अब इधर से आपने फीड वाटर सप्लाई किया, फीड वाटर यहाँ पे, ये जो फीड वाटर ट्यूब के थ्रू जा रहा है, ये डायरेक्टली क्या हुआ, हीट के कांटेक्ट में है, मींस इस ट्यूब से वाटर फ्लो रहा है, पर ट्यूब के सराउंडिंग में क्या है, कंबशन प्रोडक्ट, मींस नीचे आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो, तो फर्नेस में फ्यूल को बर्न करेंगे तो हीट जनरेट होगा, तो डायरेक्टली हीट किसको मिलेगा, ट्यूब के थ्रू वाटर को मिलेगा। तो वाटर यहाँ से क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपोराइज स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वंस थ्रू बॉयलर इसको क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ड्रम में वाटर को स्टोर करके लिक्विड वेपर मिक्सचर नहीं बनाना चाहते। ठीक है, डायरेक्टली देखिए वन एंड ये हुआ, ये वन एंड हुआ ट्यूब का, यहाँ से वाटर आपने सप्लाई किया, ये वाटर ऐसे फ्लो होता हुआ जाएगा, एंड यहाँ पे हीट के कांटेक्ट में आया। अब ये जो फ्लू गैस है, फ्लू गैस ऊपर उठेगा, एंड फिर फ्लू गैस नीचे, ये यहाँ पे बैफल प्लेट्स होते हैं, वो प्लेट के थ्रू डिफ्लेक्ट होकर फ्लू गैस यहाँ से फाइनली देखिए यहाँ से आउट दिया है चिमनी का, मीन्स थ्रू एयर प्री हीटर, है ना, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा फ्लू गैस। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अब देखिए यहाँ पे जो वाटर इस ट्यूब में फ्लो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होना चालू हो गया है, स्टीम में कन्वर्ट, देन आगे जाते जाते और ज्यादा हीट हो जाएगा, मीन्स टोटल वाटर क्या हो जाएगा, फाइनली स्टीम में कन्वर्ट होने लगेगा। हेलो, यस सर। देखो इसका वर्किंग समझो, इधर वाला ट्यूब जो है, ये वाला ट्यूब का पोर्शन जो दिखा रहा है, इधर से फ्लू गैस ऊपर गया, पहले यहाँ कंबशन चैम्बर से जो फ्लू गैस है ऊपर गया, देन वहां से नीचे ऐसे होता हुआ, देन यहाँ से फ्लू गैस बाहर निकल गया, है ना। तो पहले ये जो फ्लू गैस है, लास्ट वाला जो फ्लू गैस है वो किसके कांटेक्ट में है, पहले कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में है, जो कोल्ड वाटर यहाँ से नॉर्मल वाटर सप्लाई हो रहा है थ्रू फीड पंप, है ना। यहाँ से प्री हीटिंग हम ऑलरेडी इस ट्यूब के अंदर ही पहले प्री हीटिंग वाटर की हो गई, जो फीड वाटर हीटिंग हम बोलते थे। अब वो फीड वाटर हीट होकर कंबशन चैम्बर में गया, कंबशन चैम्बर में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हीट है। तो यहाँ से जो बाहर निकलेगा इस ट्यूब के थ्रू, इस ट्यूब में जब एंटर करेगा, इस ट्यूब में स्टीम एंटर करेगा। अब ठीक है, अब यहाँ से स्टीम किधर जा रहा है, इस ट्यूब के थ्रू जा रहा है। ठीक है, इस ट्यूब में आया, तो यहाँ से फ्लू गैस ऊपर आया, अब ये इसमें स्टीम है, तो स्टीम जब फ्लू गैस के कांटेक्ट में आएगा तो और ज्यादा हीट हो जाएगा, है ना, एंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम को और ज्यादा हीट किया जाएगा तो उसका और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम में। तो फाइनली आपको यहाँ से जो बाहर निकलेगा स्टीम, ये सुपर हीटेड स्टीम बाहर निकला, कितने डिग्री सेल्सियस पे,
510 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम वंस थ्रू बॉयलर क्यों बोल रहे हैं? हाँ बोलिए सर। बोलिए। ये डायग्राम में जो सर हर जगह ट्यूब बना हुआ है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इसका क्या मतलब है? क्या क्या नहीं समझ रहा है, कहाँ पे? सर डायग्राम में ऊपर जो है, जहाँ से फ्लो गैस ऊपर से आ रहा है, यहाँ हाँ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ना सर, हाँ। डायगोनली। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है यहाँ डायग्राम पे में? जस्ट ट्यूब का स्टैक दिखाया, मीन्स देखिए एक ट्यूब ऐसे सीधे आप पास करेंगे तो फ्लू गैस उसके कांटेक्ट में कितना देर आएगा? ज्यादा देर नहीं आएगा। तो एक ही ट्यूब को घुमा घुमा कर उसमें यानी समझो ये जो दिखा रहा है ना, ये जो पोर्शन ऐसे आपको जो दिखा रहा है, तो ये एक ही ट्यूब ऐसे बेंड होकर, मीन्स इसमें बहुत सारे उसको टर्न दिया गया है। ये टर्न क्यों दिया गया है? क्योंकि जब वाटर फ्लो, हाँ, तो ज्यादा सर से नीचे नहीं, ऊपर वाले पोर्शन में, ऊपर वाला टॉप वाले पोर्शन में। हाँ, ये यहाँ जो कन्वेक्टिव हीट स्ट्रेट लाइन ट्रांसफर जो डायगोनली कन्वेक्टिव, है। हाँ, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर वाला ये वाला पोर्शन ना। यस सर, यस सर। अच्छा इसमें ठीक यहाँ है। जो स्ट्रेट लाइन डायगोनली दिया हुआ है, ये क्या यहाँ पे दिखा रहा है? यहाँ पे देखिए कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लाइन खींचा है एकदम तो ऐसे ही हम खींचे। आपको जस्ट यहाँ पे ट्यूब का स्टैक दिखाना है। जैसे इधर आप ट्यूब दिखा रहे हो ना, ये वाला, ऐसे ही ट्यूब यहाँ पे भी दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई ये नहीं है कि ऐसे ही हम यहाँ पे लाइन दिखाएंगे इसमें जैसे दिखाया। जस्ट यहाँ पे क्या है, एक सुपर हीटर है, तो सुपर हीटर का ये काम कर रहा है ना। जो स्टीम यहाँ से, समझिए ये आपका कंबशन चैम्बर हो गया, तो कंबशन चैम्बर से जो बाहर निकलेगा जो स्टीम, वो सैचुरेटेड स्टीम होगी या वेट स्टीम हो सकती है ना। मीन्स मान लीजिए इस कंबशन चैम्बर से ये पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वेट स्टीम मिलेगी या सैचुरेटेड स्टीम मिलेगी। अब उसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इसको इस ट्यूब से पास किया जाएगा, तो ये एज अ सुपर हीटर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये एक ही ट्यूब जा रहा है, एक ही ट्यूब पूरा ऐसे बेंड होकर फाइनली ये बाहर निकला है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो क्रॉस ऐसे दिखाया है एकदम शार्प बेंड, ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल ऐसे जैसे इस साइड में आप दिखा रहे हो, ठीक है, इस टाइप का जो दिखा रहे हो सेम इसी टाइप का इधर भी दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? यस सर, वही पूछ रहे थे कि क्या उसका कोई सिग्निफिकेंस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस सिंपल समझो ट्यूब को इतना टर्न इसलिए दिया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लू गैस के कांटेक्ट में आए। और हमें एक ही ट्यूब लेकर जाते बाहर तो सीधे हो सकता था कि पूरा सुपर हीटेड स्टीम में नहीं बने, तो उसी ट्यूब को हम उसी में घुमा घुमा कर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देर वो फ्लू गैस के कांटेक्ट में रहे, एंड इंश्योर कर रहे हैं कि हम फाइनली जो स्टीम बाहर आए वो सुपर हीटेड स्टीम आए। ठीक है, तो वंस थ्रू बॉयलर समझ में आ गया, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। उसकी थियरी लिख दीजिएगा, ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, थियरी क्या लिखेंगे? थियरी इसका यही लिखना है आपका, इधर थियरी तो दिया ही हुआ है। मेन ये पॉइंट था कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होता है, इसके अंदर जो वाटर सप्लाई किया जाएगा वो प्रेशराइज वाटर होगा। मीन्स कितना, 221 बार प्रेशर रहेगा अंदर, एंड जो टेम्परेचर होगा वर्किंग टेम्परेचर वो 374 से ज्यादा होगा। तो अब वो मीन्स इसका रेंज देख लीजिए, ये रेंज दिया हुआ है 225 बार से 300 बार तक प्रेशर की मेंटेन किया जाता है, एंड टेम्परेचर 515 से 615 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो इसको वंस थ्रू बॉयलर बोला जाता है क्योंकि हमने एक ट्यूब में वाटर, एक एंड से वाटर एंड यानी सप्लाई किया है, एंड अदर एंड ऑफ ट्यूब पे हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है? सुपर हीटेड वेपर मिल रहा है। क्लियर हो गया? इसमें और कुछ पूछना है आप लोग को? इसको एक बार ये ग्रुप पे मैं डाल दूंगा ये वाला, आप लोग इसको नोट्स को एक बार जस्ट रीड कर लीजिएगा। हेलो,
यस सर। यस सर। हाँ, इसमें और कुछ डिस्कशन करना है? कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया एंड प्रिंसिपल समझ में आ गया कि कैसे ये काम करता है? ठीक है, इसका एडवांटेज वगैरह दे रखा है। एडवांटेज क्या है? तो दिस बॉयलर हैव 25 to 30% हायर ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया। मीन्स इसमें हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा पर यूनिट एरिया। नॉर्मल जो आपका जो ड्रम टाइप का बॉयलर होता है जिसमें वाटर ड्रम में फिल करते हैं, उसको एक लेवल मेंटेन रखते हैं एंड कंटिन्यूअसली हीट सप्लाई होता है, वहां से जो स्टीम जनरेट होता है देन उसको हम सुपर हीटर के थ्रू पास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम ड्रम टाइप का नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे एक ट्यूब है, उस ट्यूब को ही फर्नेस के थ्रू पास कर रहे हैं। देन हाई थर्मल इफिशियंसी होगी। इट कैन इजिली मीट द फ्लक्चुएशन इन लोड ऑन पावर प्लांट। मीन्स फ्लक्चुएशन इन लोड क्या होता है कि जैसे मान लो डे नाइट में जो डिमांड होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड होती है वो फ्लक्चुएट होती है। डे आवर में क्या होता है, जैसे आज के दिन में गर्मी का टाइम है, हर कोई डे टाइम में सारा इंडस्ट्री रनिंग कंडीशन में होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री रात में नहीं रन होती है, ठीक है। वैसे ही डे टाइम में मान लो आपको डोमेस्टिक यूजर की बात करें तो डे टाइम में भी आप वैसे एयर कंडीशनर की बात करेंगे तो डे नाइट वो सभी चलाते हैं, लेकिन डे टाइम में हम क्या करते हैं, बल्ब वगैरह ऑफ करके रखते हैं। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर एक बल्ब यानी लाखों बल्ब ऑफ हो जाए डे टाइम में तो लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड रात में सभी लोग एक ही साथ 6 बजते ही लाइट ऑन कर देंगे तो लोड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पावर प्लांट। मीन्स पावर प्लांट का रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं फ्लक्चुएशन इन लोड, ठीक है। तो 24 घंटे का अगर हम देखें तो एक जैसा लोड का डिमांड नहीं रहता है। किसी टाइम में जैसे 10 से 5 आप टाइम लो, 10 से 5 मैक्सिमम ऑफिस रनिंग कंडीशन में होती है, जितने इंडस्ट्रीज है वो भी रनिंग कंडीशन में होती है। तो ये 10 से 5 के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है। जितने गवर्नमेंट ऑफिसेस है वो 10 से 5 के बीच में रन होता है। अब वो जाएंगे तो बैंक वगैरह या कोई भी सभी अपना एसी ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे, है ना। तो क्या होगा, लोड अचानक से बढ़ जाएगा एंड 6 बजे अचानक से सब लोग ऑफ करके सारा ऑफिस बंद हो गया तो उतना लोड कम डिमांड हो गया। तो फ्लक्चुएशन इन लोड समझ में आ गया, ठीक है। पावर प्लांट पे जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती है उसमें फ्लक्चुएशन जो होती है उसी को फ्लक्चुएशन इन लोड बोला जाता है। The peak demand load can be met by varying operational pressure of boiler। तो बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रहा है उस स्टीम जनरेशन रेट को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं हम बाय वेरिंग द प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट था इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन। पहले फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम एफबीसी बॉयलर जो हम लोग को पढ़ना है, तो एफबीसी बॉयलर में फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन क्या होता है। तो जो फर्नेस है, फर्नेस के अंदर हम क्या करते हैं, कोल को सप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए फर्नेस के बेड पे कोल को डायरेक्टली यानी लेआउट कर दिया जाए एंड उसमें आग लगाया जाए तो बर्निंग स्लो स्लो होगी, है ना। जैसे एक लकड़ी को आप बिछा देते हो, लकड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगाते हो तो बर्निंग क्या होगी, धीरे धीरे वो लकड़ी जलना चालू होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको एक लकड़ी को पीस के पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए एंड उस पाउडर फॉर्म को क्या किया जाए, फर्नेस के अंदर यानी ऐसे इस तरह से सप्लाई किया जाए कुछ वेलोसिटी से, मीन्स अंदर फर्नेस के अंदर हवा ऐसा घूमता हुआ हो एंड उसके अंदर आप छोटे छोटे बुरादे को यानी जो ये जो लकड़ी का पीसा हुआ जो बुरादा है उसको आप सप्लाई कर रहे हो उस हाई वेलोसिटी एयर के अंदर। तो क्या होगा, ये जो लकड़ी जो एज अ फ्यूल है, ठीक है, वो क्या होगा, एयर के अंदर मिक्स हो जाएगा तो उसकी बर्निंग अच्छी होगी, या लकड़ी को डायरेक्टली बेड पे रख दे और जलाए उसकी बर्निंग अच्छी होगी, या कोल को आप डायरेक्टली बेड पे रख दो, फर्नेस के अंदर बेड पे रख दो एंड उसको बर्न करो एंड कोल को पीस कर पूरा पाउडर फॉर्म में करके एंड उसको जो एयर सप्लाई किया जा रहा है उसके साथ मिक्स करके सप्लाई करो, तो किसकी बर्निंग अच्छी होगी।
हेलो, हेलो। सर पीस ठीक है, एयर को मान लीजिए कोल को पाउडर फॉर्म में कर दिया गया एंड एयर के साथ मिक्स करके पूरा एकदम हवा के साथ वो घूम रहा हो अंदर, यानी हाई वेलोसिटी से एयर को जो कंबशन फर्नेस है उसके अंदर सप्लाई किया जाए एंड ये पाउडर फॉर्म ऑफ कोल जो है वो हवा के साथ मिक्स होकर उसके अंदर घूमता रहे, तो वो अच्छे से बर्न होगा, या सिर्फ कोल को बेड पे रख दिया जाए वो अच्छे से बर्न होगा? जो हवा के साथ मिक्स करेंगे सर। पाउडर फॉर्म। यही है फ्लूइडाइज्ड, इसी को बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन सिस्टम में हम क्या करते हैं, कोल को पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल आप देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सो डायग्राम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का ये डायग्राम दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। यहाँ से एयर को सप्लाई किया जा रहा है एंड यहाँ पे ये जो बेड है, बेड में होल्स है ना, तो ये एयर क्या होगा, इस होल से फर्नेस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ऐसे पाउडर फॉर्म में यहाँ पे, या कोल को सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे बेड पे नहीं रखा हुआ है। जब इधर से एयर आएगा हाई वेलोसिटी से, तो उसके साथ क्या होगा, ये कोल के पार्टिकल जो पाउडर फॉर्म में है वो एयर के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा एंड एयर के साथ रोटेट होगा। तो अब यहाँ पे अगर यानी बर्निंग इसको किया जाएगा तो वेरी फास्ट बर्निंग होगी एंड लेस टाइम में ज्यादा हीट जनरेट होगा, है ना, समझ में आ गया? तो यही प्रिंसिपल है इसका, इफेक्ट ऑफ एयर वेलोसिटी ऑन प्रेशर ड्रॉप, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड, इसका पूरा ये दिया हुआ है डायग्राम के साथ आपको। तो यहाँ पे फिगर 4.11 shows the simple fluidized bed which has finely divided particle of fuel half filled in column। तो कॉलम में फिल कर दिया जाए। At its bottom a distributor plate is fitted through which air is passed in upward direction with low velocity, so pressure drop across the combustion chamber can be measured with the help of manometer। velocity of air is increased gradually, तो velocity increase किया जाएगा। logarithmic plot of pressure and उसका दिया हुआ है। up to point A bed is stable, between A to B bed is unstable and particle tend to adjust their position little resistance। at point B the particle are just in contact with each other and beyond this point further increase in velocity particle start moving freely in bed। तो ये जस्ट बताया इसमें कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी इंक्रीज कीजिएगा प्रेशर डिक्रीज करता जाएगा एंड एक सर्टेन पॉइंट बी पॉइंट के आगे क्या होगा, जो पाउडर फॉर्म में जो कोल है